हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। मैं एसपी सर, आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024। बच्चों, कक्षा 10वीं के अंदर जो 80 नंबर का पेपर होता है उसमें 15 MCQ आपके आते हैं। तो हम परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 50 MCQ के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो साइंस सब्जेक्ट से रहेगा और वन शॉट में एक ही वीडियो में करवाया जाएगा। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर 15 नंबर के क्वेश्चंस हम आपको आज इस 30 या 40 मिनट की वीडियो में परिपुक कराएंगे। मिशन एंड को लेकर के चलते हुए हम आपको आगे भी हमारे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा वेरी शॉर्ट्स ऐसे क्वेश्चन जो लगभग 80 में से 40 या 45 नंबर के प्रश्न आते हैं, जो बहुत छोटे छोटे आते हैं, उनके बारे में हम आपको इस YouTube चैनल के द्वारा करवाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस एजुकेशन चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हमारे से यदि आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, जो बायोलॉजी वाला के नाम से हैं, ठीक है ना। उसमें लोगो आपके जो दिख रहा है वो लगा हुआ है। और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर भी आप हमें फ़ोन करके अपने डाउट को सॉल्यूशन करवा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ये टॉप 50 MCQ है, ये ऑल सिलेबस से लिए गए हैं। आप एक एक प्रश्न को गहराई से देखना, हम आपको एक एक प्रश्न की पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे और आपके लिए रामबाण के रूप में साबित होगा। और इसी प्रकार हम कई ऐसे सवाल आपको आगे बताएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, यस करके बताना कि सर इस प्रकार के हमें क्वेश्चंस जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम आपको हमेशा 25-30 मिनट का एक वीडियो लाएंगे, जिसमें ऑल सिलेबस के अंदर जो जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं उन प्रश्नों को हम आपको करवाएंगे। तो शुरुआत करने से पहले आप हमारे इस एजुकेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है, पानी में डूबे हुए एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी अपेक्षा क्या होगी? ऑप्शंस में है अधिक, कम होगी या अपरिवर्तित या इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करते हैं कि जब पानी एक संघन माध्यम होता है, पानी एक संघन माध्यम होता है और वायु एक विरल माध्यम होती है, वायु विरल माध्यम होती है। जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो बच्चों फोकस दूरी होती है वो हमेशा डाउन होती है, लो होती है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 पानी में घोला जाता है, यदि जल के अंदर घोला जाएगा तो विलियन पीएच क्या होगा? बच्चों, जब कार्बन डाइऑक्साइड को जल के अंदर घोला जाता है तो प्रोडक्ट के रूप में आपका H2CO3, जिसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल होते हैं, उसका पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। 7 होता है वो उदासीन होते हैं और 7 से अधिक वाला होता है वो हमेशा सारी प्रकृति का होता है। तो बच्चों, इसमें जो ऑप्शन आपका होगा 7 से अधिक बिल्कुल गलत है, 7 बिल्कुल गलत है और 7 से कम ये ऑप्शन आपका राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न, विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है। बच्चों, विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, इसको अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका सूत्र होता है, जैसे इसमें दिया हुआ ऑप्शन ए में CaOH होल ट्वाइस 2। ये बच्चों बुझे हुए चूने का सूत्र होता है, इसको बुझे हुए चूने का सूत्र कहते हैं, बुझे हुए चूने का पानी, ठीक है ना। दूसरा, ये जो ऑप्शन है ये इसका कोई सूत्र नहीं है। ये तीसरा है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ऑप्शन आपका राइट होगा, जो हिंदी में इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ऑक्सी भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, ध्यान से समझना, फिजिक्स का सवाल है। और बच्चों, हमारे इस एजुकेशन चैनल को आप बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सपोर्ट करना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना,
ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं कि एक ए मीटर का परिसर जिसको रेंज बोलते हैं 0.3 एम्पियर है। इस ए मीटर के स्केल पर डिवीजन की संख्या 30 है तो ए मीटर का अल्प मापांक है, मतलब मिनिमम एक डिवीजन का मान कितना है। तो ओवरऑल यदि एम्पियर की बात करें तो 0.3 एम्पियर है और इसमें कितने डिवीजन है, 30 डिवीजन है। जब इसमें डिवीजन भाग देंगे तो आपको डिवीजन करने भाग देने पर जो आंसर मिलेगा 0.01 एम्पियर। इस ऑप्शन में ये जो होगा वो राइट होगा। ए गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, एक्स का नाम बताइए। उस धातु का नाम बताना है। ठीक है ना। एक्स कोई धातु है, अब उसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये कह रहा है कि XO2 बनेगा, लेकिन वो कैसा बनेगा, काले रंग का बनेगा, ब्लैक रंग का बनेगा। इसका मतलब है कि ऐसी कौन सी धातु है। बच्चों जब सोडियम के साथ करवाते हैं तो सोडियम सीधा विस्फोटक हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मैग्नीशियम भी एक श्वेत लोह प्रदान करता है, पोटेशियम भी एक श्वेत लोह या फिर वो एक भाप के रूप में उड़ जाएगा। लेकिन जो कॉपर होता है जिसको बोलते हैं तांबे को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे बच्चों तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और इस कॉपर ऑक्साइड पर एक ब्लैक कलर की क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी। तो इसमें ऑप्शंस आपका बच्चों सी राइट होगा। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। इसको जगह हम परमाणु भी मान सकते, परमाणु होंगे। बच्चों यदि बात करते हैं ग्लूकोज के फार्मूले की तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। अब बच्चों इसमें देखना है, केवल हमको कार्बन के पूछे हैं तो कार्बन के अंदर इसमें 6 कार्बन है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो इसमें आपको यही बताना है, 3 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है और इसमें आपका सही आंसर डी होगा, 6 परमाणु होते हैं कार्बन की। अगला क्वेश्चन बच्चों, आप हमारे इस टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। और मैं आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी है तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा और हमारी हेल्पलाइन है, आप हमें कॉल करके भी अपने डाउट को सोल्यूशन कर सकते हो, जो भी आपको मन में संकोच है वो पूछ सकते हो। अगला प्रश्न है बच्चों, भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है। बच्चों जब एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है जिसको पोषण प्रदान कर लेंगे अपनी माँ से, ऐसी कौन सी संरचना होती है जिससे उस भ्रूण को पोषण मिलता है। तो ये अंडवाहिका, ये हमारे मादा जन्म का अंग होता है, अंडाशय भी नहीं होता है, प्लेसेंटा बिल्कुल राइट है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपरा। ये जो अपरा होता है या प्लेसेंटा होता है बच्चों, ये हमारे गर्भ धारण के दौरान भ्रूण बनता है, उस भ्रूण को पोषण प्रदान करने में काम आता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। ऐसा कौन सा जीव है जो शारीरिक रूप से, जिसमें वृद्धि भी होती है, विकास भी होता है और स्वास्थ्य भी, हेल्दी भी एकदम श्योर होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि बुद्धिजीविता के आधार पर भी वो उत्तम होता है। तो इसमें जीवाणु तो बिल्कुल नहीं होते हैं, मकड़ी भी नहीं, मछली भी नहीं। चिंपैंजी बंदर होता है, वो एक उत्तम प्रकृति का होता है जो विकास के आधार पर, या हम कहेंगे जंतु वो के अंदर यदि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तो मनुष्य, और मनुष्य का जो निर्माण हुआ वो चिंपैंजी से ही हुआ है। अगला प्रश्न, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये एक बच्चों रिएक्शन दी हुई है, जिंक ऑक्साइड को कार्बन से अभिक्रिया करवाइए तो जिंक ऑक्साइड से जिंक बनाए और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए। तो बच्चों पहले जो जिंक ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन का कमी हो रही है, दूसरे कार्बन है उसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसमें पूछा क्या है, ए ऑप्शन कि कार्बन उपचयित हो रहा है, कहने का मतलब है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ है, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका राइट है, पीछे तीनों ही आपके रॉन्ग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया
करेगी। बच्चों यदि बात करते हैं धातुओं की, तो धातु जैसे सोडियम मान लेते हैं, और सोडियम को जब हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बच्चों इसमें बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और साथ में बच्चों ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। तो इस ऑप्शन में जो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन होती है उत्सर्जित। इसके अलावा एक और भी इसमें कुछ क्वेश्चन बनता है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुओं को अम्ल के साथ करवाते हैं, तो बच्चों उसमें भी हाइड्रोजन ही गैस होगी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंत्र है? नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जिसमें मनुष्य द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, ह्यूमन हैंड, ठीक है ना, मानव की कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा प्राकृतिक तंत्र है? तो बच्चों हम बात करते हैं तालाब, ये मानव निर्मित हो सकता है। फसल क्षेत्र ये तो मानव निर्मित ही है। झील भी मानव निर्मित, जैसे राजसमंद झील है वो मानव निर्मित है। तो जंगल होता है वो प्राकृतिक देन होती है, प्रकृति के द्वारा ही बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का है। कई बार इस प्रश्न को पूछते हैं और जरूर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बच्चे आएंगे। और आप हमारे इस एजुकेशन चैनल को आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बच्चों हम आने वाले दिनों में आपको एक एक करके रोज़ाना इस प्रकार के अनेक क्वेश्चंस प्रश्न उत्तरी लाएंगे, तो आपको आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी फायदा होगा। काफ़ी ऐसे प्रश्न जो आपके लिए एक रामबाण के रूप में सिद्ध होंगे और अपने मिशन एंट्रेंड के अंदर आपके टारगेट रहेगा। तो हम बात करते हैं कि तत्व X, जो XCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है। कोई भी एक X है और वो किसी क्लोरीन से अभिक्रिया करके और प्रोडक्ट SCl2 बनाता है, जो ठोस होता है, सॉलिड होता है और जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है। आवर्त सारणी में ये तत्व संबद्ध दिए कि किस तत्व, ये डबल आ गया है, किस तत्व के समूह के अंतर्गत आता है। तो बच्चों हम बात करते हैं कि यदि सोडियम से करवाते हैं तो बच्चों सोडियम से NaCl होगा, जिसकी संयोजकता 2 होगी नहीं। यहाँ पर यदि मैग्नीशियम की करवाते हैं तो मैग्नीशियम बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये जो सूत्र बन रहा है इसमें आपका ऑप्शन बी राइट होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। यदि एल्यूमिनियम का बच्चों करवाएंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 होगा और सिलिकॉन का होगा AlCl4 होगा। तो इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो बी होगा। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, नाइट्रोजन के द्वितीय परमाणुओं में कैसा आबंध होता है? बच्चों हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अणु N2 और इसके अंदर पूछा है कि कौन से बंध होते हैं। तो जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और इसको यदि समझा जाए तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 होते हैं, इसके भी बाहरी कोश में 5 होते हैं। अब जब इसको अष्टक पूर्ण करना है तो ये अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो पहला परमाणु 3 नाइट्रोजन दूसरे को देगा और दूसरा परमाणु वापस 3 नाइट्रोजन। जितने भी इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है उतने उसके मध्य बंध बनेंगे। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और इसको बोलते हैं, इसमें ऑप्शन जो राइट होगा वो ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध होगा। अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल। बच्चों निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ कोई माध्यम नहीं होता है, ठोस द्रव और गैस जहाँ माध्यम नहीं होता है या कोई भी ठोस द्रव गैस नहीं होती है, तो उसके आधार पे हम देखा जाए तो यहाँ पर आपका होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसमें जो आपका होगा वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। इसमें ऑप्शन आपका सी राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। आगे हम बात करते हैं कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। बच्चों पेड़ पौधे होते हैं उसके अंदर श्रवण ऊतक होते हैं, श्रवण ऊतक जिसको बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। और ये जो श्रवण ऊतक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम, दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम का काम होता है, जैसे एक पौधा है, ये पौधा है और इसके अंदर 2 प्रकार के श्रवण होते हैं, एक तो ऊपर से नीचे की ओर और एक नीचे से ऊपर की ओर। जब
जड़ के द्वारा जल और खनिज लवण को ऊपर की ओर पहुंचाने का काम होता है वो जाइलम का होता है, और संश्लेषित भोजन होता है उसको पत्तियों से जड़ तक या विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम होता है फ्लोएम का। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जल का वहन जाइलम होगा, वो जल का वहन करेगा। भोजन का पाचन ये नहीं, ऑक्सीजन अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन, ये तीनों ही रॉन्ग होंगे, उसमें आपका ऑप्शन राइट होगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। बच्चों आपको पता होगा कोई भी सेल होती है और उसको यदि एनर्जी की आवश्यकता होती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा प्रदान होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के जब उसमें ऊर्जा संचित होती है एनर्जी, तो वो एटीपी के रूप में होती है। बच्चों किसके रूप में होती है? एटीपी के रूप में। और इसका कभी कभी पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, तो पूरा नाम इसका होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब इसमें आपका ऑप्शन जो राइट होगा वो एडीपी गलत है, एटीपी वो राइट है ये ऑप्शंस। ठीक है ना, हमेशा कोशिका में जो ऊर्जा संचित होती है वो एटीपी अणु के रूप में होती है। सी रॉन्ग और डी भी रॉन्ग। अगला क्वेश्चन, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? बच्चों पत्तियां होती है, जैसे ये कोई भी एक लीफ है और इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे स्टोमेच होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये द्वार कोशिका होती है, इसमें ऊपर ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो स्टोमच होता है स्टो, ठीक है ना, इसको हम किस नाम से जानेंगे? स्टोमेटा के नाम से जानेंगे। रंध्र होता है, क्या होता है? रंध्र होता है। तो पत्तियों का हमेशा आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के रंध्र के द्वारा होता है। और इसमें एक और भी सवाल बनता है कि पत्तियों में वाष्प उत्सर्जन, पत्तियों में वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो वो भी रंध्र के द्वारा बच्चों होता है। और बच्चों पुनः मैं कह रहा हूँ हमारे इस एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं बायोलॉजी वाला। और आपको मैं डिस्क्रिप्शन, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जा कर के ज्वाइन हो सकते हैं। आपको इस प्रकार की पीडीएफ मिलेगी, जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। आप हमारे इस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। बच्चों हृदय 4 कोष्ठीय होता है, ठीक है ना, जिसमें ऊपर वाले आलिंदे होते हैं, नीचे वाले नीले होते हैं। तो जो नीले वाला भाग होता है ये हृदय का जो होता है वो रुधिर को क्या करता है? पंप करता है। तो फेफड़ों के द्वारा बिल्कुल नहीं, नीले के द्वारा। इसमें ऑप्शन आपका बी राइट होगा। आगे, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? पादप हार्मोन कौन सा होता है जो पत्तियों को मुरझाने में होता है? तो बच्चों ऑक्सीजन, ये तो पत्तियों की वृद्धि करता है, गलत है। साइटोकाइनिन बिल्कुल गलत है। ए बी सी, उसको बोलते हैं एब्सिक अम्ल, ए बी सी, ये होता है जो पत्तियों को मुरझाने में सहायक होता है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अगला प्रश्न, जड़ का अधोगमी वृद्धि होती है। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, पौधे 2 टाइप्स वृद्धि करते हैं। ठीक है ना, नीचे की ओर वृद्धि हो रही है उसको अधोगामी कहते हैं। ठीक है ना, ऊपर की ओर वृद्धि होती है जिसको उदोगामी कहते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि जो जड़ का अधोगामी होता है, जड़ का अधोगामी, इसमें हम बात करते हैं कि अधोगामी का मतलब होता है नीचे की ओर, जो गुरुत्वानुवर्तन गति को हम अधोगामी कहते हैं। उदोगामी का मतलब होता है प्रकाशानुवर्तन, और जब उसमें परागण होता है तो इसको बोलते हैं जलानुवर्तन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। ये पीछे वाले तीनों क्या होंगे? गलत होंगे। अगला प्रश्न, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क बच्चों किसके भाग होते हैं? कई किताबों के अंदर अलग अलग होता है। यदि मस्तिष्क को बात करते हैं तो मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। कई किताबों में आपको ये मध्य मस्तिष्क के नाम से जाना जाएगा, और कई पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। तो हम इसको ऑप्शन सी राइट मानेंगे, जो आपकी 10वीं किताब में जो पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है ना। ठीक है, वैसे ये तीनों होते हैं वो मध्य मस्तिष्क के हिस्से में होते हैं, लेकिन ये भाग होते हैं वो पश्चिम मस्तिष्क के होते हैं। तो ये हिस्सा पूछा है तो इसको हम बी राइट कर सकते हैं, इसमें बी राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया इनवॉलेंट्री, बच्चों इनवॉलेंट्री, ठीक है ना, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो इनवॉलेंट्री के अंदर आती है? तो हम बात करते हैं कि इनवॉलेंट्री के अंदर बात करते हैं तो इसमें वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। वमन, चबाना,
अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब जो हमारी इच्छा के विरुद्ध नहीं है। तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि चबाना, ये हम हमारी इच्छा के अनुसार करते हैं। पीछे वाले जितने भी है ये अनैच्छिक है, जो हमारे से कंट्रोल नहीं होती है। तो इसमें आपका चबाना है वो एक अनैच्छिक क्रिया है। आगे हम बात करते हैं अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसमें कौन सा एग्जाम्पल है बच्चों? मुकुलन के द्वारा आपके यीस्ट में होता है। अमीबा के अंदर बात करें तो खंडन विधि द्वारा होता है, ठीक है ना। और प्लाज्मोडियम की बात करें तो पुनरुद्ध भवन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पुनरुद्ध भवन के द्वारा होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अगला प्रश्न, शुक्राणु का निर्माण होता है। बच्चों शुक्राणु हमेशा नर जनन तंत्र के अंदर होता है। और नर जनन तंत्र के अंदर हमने पढ़े थे पार्ट्स कि शुक्राशय, शुक्र नलिका और मूत्राशय और मूत्र मार्ग। तो इसके अंदर वर्षण होते हैं, वर्षण भी होते हैं, एक जोड़ी वर्षण होते हैं, टेस्टिस होते हैं। तो इस वर्षण के द्वारा इसमें उत्पन्न होता है। इसमें ऑप्शन ए राइट होगा आपका। अगला प्रश्न, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता? बच्चों जैसे ये पुष्प है, ये जैसे आपका पुष्प है, ठीक है ना। इसमें आपके ये पंखुड़ियाँ हैं और ये बाह्य दल है, ठीक है ना। अब इसमें ये जो भाग है वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और नीचे वाला ये बीजांड और उसको ऊपरी भाग अंडाशय होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब फल पक जाता है तो इसमें जो अंडाशय वाला भाग होता है ना, ये अंडाशय वाला होता है, ये फल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? फल का निर्माण करता है। तो इसमें ऑप्शन आपका डी राइट होगा, अंडाशय के द्वारा, ठीक है। पुणे में बच्चों कह रहा हूँ हमारे इस एजुकेशन चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। हम आगे आपको रेगुलर इस रूप में प्रश्नोत्तरी करवाते रहेंगे, ठीक है। और अपने जो भी विचार है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कि सर हम इस प्रकार के क्वेश्चन से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अनुसार हम आपको प्रश्नोत्तरी करवाएंगे। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। बच्चों कोई भी गोली दर्पण, जैसे ये आपका अवतल लेंस, अवतल दर्पण सॉरी, और ये है आपका उत्तल दर्पण। तो ये कह रहा है कि वृत्ताकार ये और ये इस रेखा को किस नाम से जानते हैं? एम और एन। तो इसको हम द्वार के नाम से जानते हैं। मुख्य फोकस बिल्कुल नहीं, वक्रता त्रिज्या बिल्कुल नहीं, प्रधान अक्ष बिल्कुल नहीं। इसमें गोली दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या आती होती है? बच्चों हमेशा वक्रता त्रिज्या की आदि, फोकस दूरी का मतलब होता है कि r/2, या फिर हम कह सकते हैं कि जो r होती है वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है? डबल होती है। यदि यहाँ वक्रता त्रिज्या कितनी है बच्चों? 32 है, तो फोकस दूरी स्वाभाविक है 32 की आधी होगी 16 सेंटीमीटर। तो इसमें जो 16 सेंटीमीटर है वो आपकी होगी। और उत्तल दर्पण है तो हमेशा धनात्मक होगी। कैसी होगी? धनात्मक होगी, ठीक है। आगे देखिए, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्तन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? बच्चों कोई भी बिंब है और उसका प्रतिबिंब आवर्तन ऋणात्मक है। जो ऋणात्मक बच्चों होता है, हमने दो प्रकार के पढ़े, ऋणात्मक और धनात्मक, ठीक है। ऋणात्मक होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। धनात्मक होता है वो हमेशा बच्चों आभासी और सीधा होता है, ठीक है। तो इसमें आपका ऋणात्मक है तो इसमें ऑप्शन वास्तविक और उल्टा होगा, और वास्तविक और उल्टा ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो बच्चों नेत्रोद के अंतर पृष्ठ बिल्कुल गलत है, अभिनेत्र बिल्कुल गलत है, और कोर्निया जो बाहर के पृष्ठ भाग होता है ना आंखों का, तो वहां से ये क्या करती है? प्रवेश करने पर अधिकांश अपवर्तन हो जाती है कोर्निया वाले भाग को, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? जैसे आपने एक प्रिज्म बनाया और उस प्रिज्म में सूर्य के श्वेत प्रकाश गुजारा तो उसमें 7, ठीक है। अब सबसे ज्यादा कौन प्रकीर्णन होता है? तो इसमें आपका वॉयलेट होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं नीला रंग। कौन सा करें? नीला। और सबसे कम की बात करें तो बच्चों लाल रंग होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका होगा वो नीला होगा, ठीक है। और यदि यहाँ पर सबसे कम कहे तो आपका हो जाएगा लाल, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब होता है न्यू, ठीक है। और ये भारत के अंदर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है, याद रखना 50 हर्ट्ज की। तो इसमें ऑप्शन आपका
ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा के निम्नलिखित में से हैं। बच्चों यदि 1 एम्पियर की बात करें तो 1 एम्पियर ही होता है, ठीक है ना। जो यदि इसकी छोटी मात्रा बोले 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना, तो 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर होती है 10 की घात -6 एम्पियर। तो यहाँ पर 10 की घात -6 है, वो सी ऑप्शन राइट होगा, आपका ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार रंग होता है। बच्चों यदि हम तार की बात करें, 3 प्रकार के तार होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के तार होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो होता है ब्लैक, दूसरा आपका होता है लाल, और तीसरा कई बार होता है पीला। कौन सा होता है? पीला होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये पूछा है कि जो ब्लैक वाला होता है ना, ये किस, जो उदासीन तार है वो कौन सा है? तो बच्चों ब्लैक वाला होता है वो उदासीन होता है। तो इसमें आपका काला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? बच्चों ये विभक्त वलय है, उसमें हमने पढ़ा था विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर। तो इसमें दोनों की यदि बात करें तो विद्युत जनित्र होता है वो आपके विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, ठीक है ना, अर्ध चक्रण का कार्य करता है, ठीक है। अगला प्रश्न, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का रूपांतरित करता है? जल, जैसे जल से विद्युत बनती है तो उसमें क्या होता है कि बांध के द्वारा होता है, तो उसमें जल की क्या होती है? स्थिति परिवर्तन होती है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपकी जो पंखुड़ियाँ लगी होती है तो जल की स्थिति होती है, तो इसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी के नाम जो रूपांतरित होगी, ठीक है। अगला प्रश्न, नरोरा नाभिक की विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा ये आपके राजस्थान में आपके बच्चों रावत भाटा है, ठीक है ना, रावत भाटा परमाणु, ठीक है, नाभिक है। और ये नरोरा की बात करें तो बच्चों ये यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसमें ऑप्शन आपका सी राइट होगा। राजस्थान में यदि यहाँ रावत भाटा पूछते तो ये राजस्थान होता, लेकिन यहाँ नरोरा पूछा है तो आपका उत्तर प्रदेश होगा। अगला, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से? ऑक्जेलिक अम्ल बच्चों यदि संतरे के अंदर बात करें तो सिट्रिक अम्ल होता है। बच्चों कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। टमाटर होता है उसके अंदर ऑक्जेलिक अम्ल होता है, तो इसमें ऑप्शन आपका बी राइट होगा। लेकिन सिरके की अंदर बात करें तो एसिटिक अम्ल होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एसिटिक अम्ल। और इमली की बात करें तो बच्चों टार्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? टार्टिक अम्ल। और यहाँ पर पूछा है ऑक्जेलिक अम्ल होता है वो टमाटर के अंदर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है? बच्चों जब आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ी है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है, नीचे धीरे धीरे जाते हैं तो कम अभिक्रियाशील धातु होती है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर पोटेशियम है, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा डी राइट। अगला क्वेश्चन, एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोराइड HCl अनुपात सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 किस अनुपात में होता है? तो बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड 3 और नाइट्रिक अम्ल 1, 3:1 में सदैव होता है, जो हमेशा जैसे आपकी धातुओं को साफ करने में काम आता है। जैसे सोना है, चांदी है, इसको जब इस जल के अंदर डालेंगे तो वो पिघल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन बच्चों आपका राइट होगा सी। अगला प्रश्न, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। तो इसमें ये पूछ रहा है कितने सहसंयोजक बंध होंगे? तो बच्चों इसकी यदि संरचना बनाते हैं तो कार्बन के अंदर कितने हैं? 3 आपके कार्बन है, प्रत्येक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और इसके साथ में 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन और इसमें 3 हाइड्रोजन। टोटल यदि बॉन्ड्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से, हाँ यहाँ पर दाईं से बाएं से दाईं जाने पर, मतलब जैसे ये आवर्त सारणी है बच्चों, ठीक है ना, ये आपकी आवर्त सारणी है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज, जिसको हम बोलते हैं परमाणु त्रिज्या, बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित? तो बच्चों हमेशा याद रखना कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या हमेशा घटती है। तो बढ़ती कम है बच्चों, जब ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा परमाणु त्रिज्या या परमाणु साइज घटती है। तो यहाँ पर आपका होगा घटता है, ठीक है। अगला प्रश्न, जब मैग्नीशियम का फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। बच्चों ये एक सवाल पहले भी आया था कि मैंने बता दिया, मैग्नीशियम को जब हम
जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जो बच्चों ये श्वेत लो, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि चमकीली, ठीक है ना, चमकीली उजाला के नाम से निकलेगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र उपयोग रक्त दाब मापने में, दाब होता है, ठीक है, तो रक्त दाब जिसको हम बच्चों बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। तो ये बच्चों ब्लड प्रेशर मापने के लिए एक जो डॉक्टर अपने कानों के अंदर रखता है वो होता है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। और दूसरा जो टेबल पे होता है, जो बीपी मापी जाती है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है, वो आपका होता है स्पाइगनोमीटर। तो इसमें ऑप्शन आपका राइट सी राइट होगा। अगला प्रश्न, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान को रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। बच्चों जब कोई भी रुधिर वाहिकाएं होती है, जब यहाँ से क्षतिग्रस्त हो जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ से ये रुधिर बह रहा है इसमें, और जब इसमें कभी कभी क्या होती है, ये क्षतिग्रस्त हो जाती है, ठीक है, तब रुधिर क्या होता है, बाहर की ओर प्रवाहित होता है। तो उस रुधिर के साथ एक और भी होता है जो रुधिर कणिकाएं होती है, जिसका नाम है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, जिसको हम बिंबाणु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें लाल रक्त कणिका राइट नहीं होगा, श्वेत रक्त ये भी गलत है। इसमें प्लेटलेट्स, जिसको हम बिंबाणु के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी इसको हिंदी में भी नाम होता है बिंबाणु, ठीक है। अगला प्रश्न है कि औटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, औटू ग्रंथि का मतलब होता है कि थायराइड ग्रंथि, ठीक है ना बच्चों। तो थायराइड ग्रंथि जो गले के अंदर होती है, किसमें होती है, गले में होती है। तो उसमें जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन, ठीक है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन किस तत्व की उपलब्धि में होता है। तो इसमें यदि बात करें तो सोडियम बिल्कुल नहीं है, क्लोरीन भी बिल्कुल नहीं है, फास्फोरस भी बिल्कुल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसमें डी ऑप्शन राइट होगा, और वो होगा आपके आयोडीन। बच्चों कौन सा होगा, आयोडीन, जो 53 नंबर पे आता है एलिमेंट्स की पीरियड टेबल में, ठीक है ना। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। बच्चों मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जो मस्तिष्क को, शरीर का भाग, स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो बच्चों इसमें अग्र मस्तिष्क होता है। कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है ना, जो शरीर को संतुलित बनाए रखता है, ठीक है ना, कंट्रोल। और अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन, जो इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनिन, क्या बोलते हैं, साइटोकाइनिन, किनिन नहीं होता है, साइटोकाइनिन, ठीक है। और साइटोकाइनिन पादप हार्मोन किस काम में सहायक होता है। तो ऑप्शन है आपका परों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि। बच्चों परों के अंदर ऑक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है ना, ऑक्सिन हार्मोन। तने की वृद्धि, बिल्कुल इसमें ये जो ऑप्शन आपका होगा वो तने की वृद्धि में ये सहायक होता है। तो इसमें आप साइटोकाइनिन का काम होता है तने की वृद्धि करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न, हाइड्रा में प्रजनन की विधि को निम्नलिखित होगा। बच्चों उसमें हमने पढ़ा था यीस्ट, ठीक है ना, यीस्ट, दूसरा आपका हाइड्रा, ये दोनों होते हैं मुकुलन विधि द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, मुकुलन विधि द्वारा होते हैं। तो इसमें आपका जो हाइड्रा होता है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। बच्चों पुष्प होता है ना, तो उसका पराग, जैसे कि ये पुष्प की बात करें हम, दोबारा ये क्वेश्चन आया, तो इसमें ये पंखुड़ियाँ होती है, तो इसमें एक आपने देखा हो पुंकेश्वर भाग होता है, जिसमें परागकोश होते हैं, और परागकोश के द्वारा इस पूरे भाग को बोलते हैं हम पुंकेश्वर। क्या बोलते हैं, पुंकेश्वर, ठीक है। तो इसमें जो पुष्प का भाग होता है वो परागकण को कौन बनाता है, ये तो पुंकेश्वर होता है। कौन सा होता है, पुंकेश्वर। इसमें ऑप्शन सी राइट होगा। पुनः मैं बच्चों एक बार कह रहा हूँ कि हमारे इस एजुकेशन चैनल को आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपको इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नोत्तरी करवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो 15 क्वेश्चंस में से लास्ट क्वेश्चंस है जो आपके बायोलॉजी का है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर कौन सा भाग नहीं है। तो अंडाशय, ओवरी होता है, गर्भाशय भी होता है, शुक्रवाहिका बिल्कुल नहीं होती है। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ये सभी होते हैं, तीनों होते हैं, लेकिन ये होता नहीं, शुक्रवाहिका नहीं होती है। तो ये ऑप्शन आपका सी राइट होगा। तो ये बच्चों आपके टॉप
15 MC क्वेश्चंस थे और आगे भी हम आपको इसी प्रकार प्रश्नोत्तरी देते रहेंगे। तो आप हमारे इस एजुकेशन चैनल से जुड़ जाइए और हम इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्नोत्तरी करवाएंगे आपको, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। आगे हम आपके वेरी शॉर्ट लाएंगे, ठीक है, और वेरी शॉर्ट के बाद हम शॉर्ट लाएंगे, ठीक है, और शॉर्ट के बाद कुछ ऐसे बहुविकल्पी क्वेश्चंस, निम्नार्थ भी प्रश्न लाएंगे। तो आप हमारे इस एजुकेशन से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी कमेंट बॉक्स में टैली करवाइए। जो आपको रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपको हम प्रत्येक दिन क्वेश्चंस देते रहेंगे। और यहाँ कंपटीशन एग्ज़ाम की भी मैं कई बार प्रश्नोत्तरी करवाता हूँ। तो आप जो भी है विज्ञान संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर होंगे आप हमें बताइए, हम आपको पूर्णतः सहयोग करेंगे। और पुनः मैं बायोलॉजी वाला एसपी सर सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रिय साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि एक बार हमारे इस एजुकेशन चैनल को ज़रूर विजिट करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।